हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल HP टेट TGT में। आज की वीडियो है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 30 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं HP टेट में। तो इसमें 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के, ये जो कि जब आपका नॉन मेडिकल का पेपर होगा तो साथियों तब तक हम पूरे 300 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, वीडियो को शेयर कर लेना है और इस वीडियो को अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है, यानी कि कमेंट आपको ज़रूर कर लेना है। PDF की बात है गाइस, PDF अभी आपको नहीं मिलेगी, जैसे इसके 3-4 पार्ट हम अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपको PDF दी जाएगी। हालांकि इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पेपर से पहले ही आपको ये PDF मिल जाएगी, क्योंकि इस PDF में आपको विद आंसर भी मिल जाएंगे। हालांकि अभी आप उसको नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। शेयर गाइस स्टडी ग्रुप में करिए या उनके साथ करिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं HP टेट की। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो को। आप जानते हैं फिजिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट भी है। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या कोई डीप क्वेश्चन होता है तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टाइम लगता है और समझाने में भी टाइम लगता है। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बने, आपको पेशेंस रखकर इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच डायोड इज यूज्ड। तो यहाँ पे पूछा है कि जो डायोड होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि क्या कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच डायोड इज़ यूज्ड। तो डायोड का यूज़ होता है गाइज किस पर्पज़ के लिए किया जाता है। गाइज डायोड, मैं आपको बताना चाहूँ, डायोड एक स्पेशल टेक्निक है, स्पेशल मटेरियल होता है जो कि मेनली यूज ट्रांजिस्टर में किया जाता है। जब आप जंक्शन इत्यादि पढ़ते हैं फिजिक्स में तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल यहाँ पे हम इतना ब्रीफ में नहीं जानेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, डायोड का यूज़ जो है मॉड्यूलेशन में भी किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है और प्यूरिफिकेशन में भी किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे हम एग्जैक्ट ऑप्शन देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूरिफिकेशन। बाय प्यूरिफिकेशन, बिकॉज गाइज जो डायोड होता है उसका मुख्य रूप से जो वर्क किया जाता है वो रिएक्टर पे किया जाता है, माफ़ कीजिएगा गाइज, रेक्टिफायर पे किया जाता है। रेक्टिफायर गाइज, रेक्टिफायर में क्या होता है कि जो AC करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, उसको DC में कन्वर्ट किया जाता है। रेक्टिफायर के द्वारा ही AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है और रेक्टिफायर में ही डायोड लगा होता है। इस हालांकि मैंने भी बताया मॉड्यूलेशन और एम्प्लीफिकेशन में भी डायोड का इस्तेमाल होता है, बट जो मेनली यूज़ किया जाता है इसके प्यूरिफिकेशन में जाता है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन किसकी होती है, AC को DC में जब प्यूर किया जाता है, मतलब कन्वर्ट किया जाता है, तो रेक्टिफायर में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, इसी के साथ ही मैं गाइज आपको बताने वाला हूँ कि जिनर डायोड क्या होता है, उसका क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आएगा तब उसको व्याख्या उसकी विस्तार से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। माफ़ कीजिएगा, इस थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बिल्कुल ईजी है। अगर आपको आता है इसका राइट आंसर है डॉक्टर हॉर्न जे भाभा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है हॉर्न जे भाभा, उसका फुल नाम जहांगीर भाभा है, जो जे भाभा है। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, है ना। बिकॉज गाइज इनका जो एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा था न्यूक्लियर प्रोग्राम करने में, तो इसलिए जो इनको यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आया है इसी से रिलेटेड आया कि इनमें से जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है, तो राइट आंसर है डॉक्टर हॉर्न जे भाभा। जो बाकी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी भारत के साइंटिस्ट है, जहाँ पे आप देख डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑप्शन नंबर बी है। इन्हें स्पेस इसरो में बहुत योगदान दिया। कि डॉक्टर राजा रामानुजन है, ये मैथमेटिशियन थे। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल कैन प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट। गाइज मैंने आपको केमिस्ट्री की सीरीज में भी बताया था, जो कोल होता है, कोल की 4 फॉर्म होती है, कोल, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पिट और एक बिटुमिनस होता है। उसमें से जो एंथ्रासाइट होता है इसको सबसे प्योर कोल माना जाता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा पर यूनिट के हिसाब से, मतलब सबसे अच्छा मटेरियल है ये कोल का टाइप। सबसे बेकार जो है मतलब पुअर क्वालिटी का वो पीट होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट, है ना। तो कुछ क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के भी फिजिक्स में पूछ लेते हैं जो कॉमन होता है, जैसे पॉलीमराइजेशन का आगे आएगा एक क्वेश्चन, पॉलीमर के भी फिजिक्स में पूछ लेता है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग वेव इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। गए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, आप जानते हैं कि सैटेलाइट के साथ साथ जैसे हमारी नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये तो आप जानते हैं ना कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, यानी कि जो चांद है ये अर्थ की प्राकृतिक उपग्रह है। तो कुछ एक जो
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है कुछ एक क्या गाइस, जो जितनी भी सैटेलाइट्स है किसी भी कंट्री के द्वारा किसी भी स्पेस स्टेशन के द्वारा छोड़ी जाती है, जैसे हमारे इसरो के द्वारा छोड़ी जाती है बहुत सारी सैटेलाइट्स, या नासा के द्वारा भेजी जाती है, वो सारी क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है ना, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल होते हैं जो मतलब खुद ही जब ब्रह्मांड का बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ था, तो उस टाइम जो रोटेट करते थे, जैसे ये तो आप जानते हैं ना गाइस, सैटेलाइट के होते हैं, सैटेलाइट ऐसा होता है जो प्लेनेट के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करे, जैसे ये हमारी अर्थ है मान लो, तो अर्थ के रोटेट चारों तरफ जो है कौन घूमता है, मून घूमता है, तो मून को इसलिए नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। तो इस तरह से अभी मतलब अभी साइंस के रिसर्च के अकॉर्डिंग जहाँ पे जिस क्षेत्र पे सैटेलाइट भेजा जाता है ना गाइज, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो चुका है। मतलब इतनी सारी सैटेलाइट हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व से भेज दी है कि मतलब ट्रैफिक की तरह कंडीशन हो गई है वहाँ पर स्पेस पे, है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के लिए, आप जानते हैं ना गाइज, कोई भी सैटेलाइट हो उसको भेजने का पर्पज़ ये होता है जिस पर्पज़ के लिए वो डेवलप की गई है उसका हमें यूटिलाइज मिले। तो उसके लिए मुख्य रूप से जो एक वेब यूज़ की जाती है जो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, तो वो आपको बताना है कि कौन सी वेव है। इसका जो राइट आंसर होगा माइक्रोवेव। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रेडियो वेव के साथ आप कन्फ्यूज ना करिएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा आज स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। तो माइक्रोवेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोवेव जो है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है गाइज, इसमें क्या चीज़ कॉमन होती है, तो इसमें फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तभी लिए इसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो उसमें फिक्स्ड क्या चीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, तभी इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार, ब्रेकिंग गेज को वर्किंग फोर्स कहते हैं, टू स्टॉप इन द सेम डिस्टेंस। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल आते हैं, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, क्वेश्चन को घबराना नहीं है, जब हालांकि उतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन कुछ एक न्यूमेरिकल होते हैं घबरा जाते हैं। आपको अच्छे से रीड करना है, एक बार रीड करना है, 2 बार रीड करना है, 3 बार रीड करना है ना। अगर आपको तब भी लगे कि ये मेरे कॉन्सेप्ट में है नहीं, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तब आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा, तब आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, 2-3 बार क्वेश्चन को रीड करें तो ईजिली हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि जब स्पीड ऑफ कार उसको डबल किया जाता है, जैसे कार की स्पीड मान लीजिए v है, इसको जब हम डबल करते हैं, है ना, तो हमें जो रोकने के लिए वर्किंग ब्रेकिंग फोर्स जो होती है वो कितनी लगानी पड़ेगी ताकि वो सेम डिस्टेंस पे रुके। तो क्या इसका सिंपल चीज फंडा क्या है, फॉर्मूला, जैसे आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², है ना, जानते हैं। अब वेलोसिटी को क्या कर लिया, यहाँ पे डबल कर लिया है गाइस। जब यहाँ पे वेलोसिटी को डबल कर लिया है मतलब 2v का स्क्वायर कर लिया, 2v का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4v का स्क्वायर। आ रही समझ के नहीं यार बात। तो मतलब कुल मिला के एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब इस तरह से ना गाइस, जैसे 12mv² होगा, 12mv² होगा। जब इसको डबल करेंगे वेलोसिटी, कुल मिला के ये बन जाएगा इस तरह से बन जाएगा ये 4 टाइम्स ऑफ 12mv²। मतलब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अब गाइज सिंपल सी चीज़ पूछिए आपसे, फोर्स की फोर्स कितनी लगनी चाहिए। अब देखो, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 यूनिट थी, मतलब 1 यूनिट थी, तब जो इसको रोकने की फोर्स मान लीजिए F1 है, तो 4 टाइम्स के लिए फोर्स भी तो 4 टाइम्स ही चाहिए ना। सिंपल फंडा में इस टेक्निक से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप काइनेटिक एनर्जी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। गाइस सिंपल है कि 1 यूनिट काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फोर्स है, मान लीजिए 1 यूनिट लग रही है, तो 4 टाइम के लिए 4 यूनिट लगेगी ना, बिकॉज सारी चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज किया गया वेलोसिटी के साथ चेंज किया गया। गाइस इसके साथ ये क्वेश्चन इस तरह से बात है, कई बार जो है पूछ लेते हैं कि उसका मास जो है इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। मान लीजिए पहले कार का मास 30 डिग्री माफ कीजिएगा 30 किलोग्राम था, फिर उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की गई, मतलब कुछ मटेरियल डाला, कोई सामान डाला गया, फिर जो 30 से 45 हो गया, तब क्या हो जाता है या डबल हुआ, तब को भी आपको वही करना है। फॉर्मूला ये 12mv²। मान लीजिए मास डबल हो जाता है यहाँ पे, तो बाप से आपको 2 से गुना करना था, है ना। जो चीज़ पूछी है ना उसको आपने चेंज करना, बाकी फॉर्मूला ये लगेगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी इम्पल क्या होता है। इम्पल्स होता है एक ऐसी फोर्स जो शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए लगाई जाती है। F×T, मतलब गैस 2 टर्म है यहाँ पे, एक तो इम्पल्स एक टॉर्क। इसका राइट आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं गैस, इस ना सोचिए राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें सेम है। इसको याद करने के लिए सेम आपको याद रखनी है, इसलिए दोनों को मैं एक बार बता रहा हूँ। इम्पल्स क्या होता है गैस, स्मॉल इंटरवल के लिए लगाई गई फोर्स, जबकि टॉर्क होता है ऐसी फोर्स, मतलब F×D, या किसी बुक में इसको लिखा जाता है F×R, मतलब ऐसी फोर्स जो किसी पर्टिकुलर एंगल पे किसी डिस्टेंस पे लगाई जाती है। जैसे जो डोर होता है, आपका दरवाज़ा है, वो टॉर्क के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जो उसका हैंडल होता है ना, वो मिड में रखा जाता है ना, और उसके बिल्कुल दूर रखा जाता है, जो उसके फिंगर होता है, मतलब जो कब्जा जिसका कहते हैं हिंदी में, उसके बीचों बीच रखा जाता है, और ऊपर और नीचे जो
इस तरह से जो आपका डोर होता है वो मिडल रखा जाता है और इस तरह से बीच मिड पॉइंट में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट होता है टॉर्क का। बहरहाल होगी इन दो चीज़ों की बात। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है कुल मिलाकर एफ इंटू टी, एफ का तो जानते हैं आप फोर्स का, एम एल टी माइनस टू इंटू हो जाएगा और टाइम का हो जाएगा टी। मतलब कुल मिलाकर इम्पल्स का फॉर्मूला बन जाएगा एम एल टी माइनस वन। अगर आपको पता नहीं है गाइस कैसे है तो मैं आपको बता दूं, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का होता है एम एल टू, यहाँ पे टी की पावर भी 2 होती है। अब जो है उसके साथ ही टाइम को भी करना है तो यहाँ पे +2 में हो तो माइनस करके बन जाता है ये, ओके, -1। और इसके साथ ही आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन मोमेंटम आपको यहाँ पे दिख रहा है। मोमेंटम का जो सिंबल होता है पी होता है, पी होता है को लिखते हैं हम एम इंटू वी। तो यहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास को मास ही लिखेंगे, जबकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना दोनों का सेम है, इम्पल्स का भी और मोमेंटम का। तो गाइस थोड़ा जो है समझाने में मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे न्यूमेरिकल टाइप का। होप कि आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मैं ज़रूर आगे आगामी भविष्य में अच्छा चीज़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें कुल मिलाकर ये चीज़ बताई गई कि जो डायमेंशन है आपके, जो आपसे पूछे जैसे इम्पल्स का पूछा उसका सेम बताना था। बस आपको इम्पल्स के लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए जो मैंने बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। एफ इंटू टी मतलब स्मॉल इंटरवल के लिए लगाएगी फोर्स, ये इम्पल्स का फॉर्मूला। अगर टॉर्क का पूछा होता तो टॉर्क का क्या होता है सिंपल, एफ इंटू डी, डी मतलब डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, ओके, या आर भी किसी बुक में लिखा जाता है। 8th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। बच्चों वाले क्वेश्चन है गाइज। फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बताना है तो सिंपल आप टाइम देखेंगे, टाइम जो फंडामेंटल क्वांटिटी, जबकि ये जो 3 है ये ड्राइव क्वांटिटी है। इसके बारे में तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो आप हमारा पहला लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर। गाइज कुछ बहुत सारे साथी ऐसे हैं ना जो हमारे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें वीडियो नहीं मिल रही। तो यार आपको प्लेलिस्ट बनाइए, आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। एक सुपर सीरीज करके हमने प्लेलिस्ट बनाई, वो स्पेशल जो है सभी के लिए, आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल सब में, क्योंकि इसमें हमने चीज़ें ही सारी कवर की है। सोशल स्टडी कवर किया। अब कुछ सोचते हैं कि सोशल स्टडी जो है वो सिर्फ आर्ट्स के लिए। यार गाइज अगर आप नॉन मेडिकल, जैसे ज़्यादातर बंदे अभी ऐसे होंगे जो नॉन मेडिकल के होंगे, आपको मैं बता दूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर आप सोशल स्टडी के ही क्वेश्चन देखते हैं ना पिछली बार के, तो आपका जो जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सोशल स्टडी ही तो जीके होती है यार, वही चीज़ें तो आपको नॉर्मल पूछा जाता है टेट में। मैं कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, टेट के लिए बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल्ड देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी। गैस कैपिलरी ट्यूब होती है, जैसे मान लीजिए कोई ट्यूब है, मतलब जैसे ये कोई ट्यूब है, एक मतलब कम डायमीटर वाली ट्यूब है ये, और इसमें सेम क्वांटिटी का वाटर है। क्वेश्चन को मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ऑब्वियस है गाइस कि जो पतले या मतलब कम डायमीटर वाली है, छोटे डायमीटर वाली है, इसमें पानी ज़्यादा भरा ऊपर तक जाएगा, जबकि जो जिसका डायमीटर बड़ा होगा उसमें पानी क्या करेगा, कम हाइट तक या जो कम लेवल तक जो है वाटर जाएगा, सेम पानी। तो यही सिद्धांत जो है कैपिलरी ट्यूब में लगता है। हालांकि इसका जो फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ, H=2T/Rho ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं जो हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है रेडियस की, जो चीज़ मैंने अभी भी आपको बताई। मतलब जितना कम डायमीटर पानी का लेवल उतना हाई जाएगा, सिंपल बात है। और उसी तरह से जितना बड़ा डायमीटर मतलब आर की वैल्यू जितनी बड़ा, और तो उसका जो लेवल है या जो उसकी हाइट होगी पानी की कहाँ तक जाएगा कैपिलरी ट्यूब में, वो उतना कम होगा। तो सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गाइस जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात होती है, जितना ज़्यादा आप एक क्वांटिटी को उठाते हैं दूसरी क्वांटिटी उतनी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा कि डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब डबल होती है, तो सिंपल पानी का स्तर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किसी चीज़ को डबल करेगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाफ होगा। अगर बोला जाता है कि हाफ की जाती है किसी डायमीटर को, तो वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अरे समझ रहे हैं ना गाइस मेरी बात को, या अगर नहीं समझे तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कुल मिलाकर यहाँ पे कहने का मतलब जो एच होता है, हाइट होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के। यानी कि जितना ज़्यादा आप आर को बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, तो उसकी कैपिलरी ट्यूब की जो रीच है, जो उसकी हाइट है, वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर आप डबल करेंगे, अगर आप रेडियस को ही हाफ करेंगे तब ये चीज़ डबल हो जाएगी। सिंपल चीज़ है ना यार, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज कीप्ड जेंटली। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो रहा है कि जो जब आप किसी आयरन नीडल को, जो सुई होती है, जब उसको जेंटली अच्छी तरह से पानी की सतह के ऊपर रखते हैं तो वो स्विम हो जाए, डूबती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। गाइज पानी के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय तनाव। सरफेस टेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन टेट के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन जिसका मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ वो है कि जब रेन ड्रॉप गिरती है तो वो गोल शेप ही क्यों लेती है। ये क्वेश्चन अमूमन मैंने मतलब हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा है, टेट में तो आता ही है। खैर, तो गाइस क्या होता है, वो सरफेस टेंशन के कारण। मैंने अभी बताया कि पानी के अंदर जो है खास तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, तो सरफेस टेंशन से क्या होता है गाइस कि जो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, पानी की, ये मतलब मिनिमम एरिया कंटेन करना चाहता है। मतलब जो भी जैसे पानी आ रहा है ऐसे,
ये क्या करेगा, तो जो वाटर है उसको इस तरह का शेप दे देगा कि मतलब वो सर्कुलर शेप में आ जाए या किसी भी इस तरह की शेप में, ताकि वो एरिया जो है वो बिल्कुल कम से कम कंटेन कर सके। ओके, तो इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए जो वर्षों की बूंदें होती है जिनको रेंज ड्रॉप कहते हैं, ड्रॉपलेट, उनकी जो है इस तरह की शेप बन जाती है ना। इससे क्या होता है कि इस शेप में ये एक ऐसी एकमात्र शेप है जो कम एरिया कंटेन करती है, कम एरिया कवर करती है, इसलिए इस तरह की शेप बनती है, गोलाकार शेप जिसे हम कहते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ बोला गया, तो बस वही कारण है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, है ना। हॉरिजॉन्टल जब हम नीडल को रखते हैं तो ज़्यादा एरिया वो कम एरिया कवर करेंगे, तो इस तरह से ये चीज़ होती है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन ये चीज़ होती है कि आयरन की जो नीडल होती है वो पानी के ऊपर स्विम कर सकती है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है, द मास ऑफ अ स्टार इज 2 times द मास ऑफ द सन, हाउ इट विल कम टू एन एंड। आप जानते हैं गाइज, जो भी नेचुरल स्टार्स है, जैसे सन है, हमारा सन है, उसमें मतलब कोई हम जैसे सोचते हैं आम भाषा में कि इस तरह की कोई चीज़ है जिसमें अपने आप अंदर एनर्जी है और वही एनर्जी पूरे वर्ल्ड को प्रकाशमान कर रही है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। गाइज होता क्या है, जो सन है, सन में लगातार प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस, बेसिकली उनको न्यूक्लियर प्रोसेसेस कहते हैं, और एग्जैक्ट नाम उसका है न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और उसमें जो ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हमारे पास सनरेज के हिसाब से हमारे घरों तक आराम से पहुंचते हैं, जो सनरेज होती है। ओके, तो गाइस क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि जो ये प्रोसेस ही चलती रहेगी हमेशा, लॉन्ग टर्म चलती रहेगी जब तक ये नेचर होगा, ऐसा नहीं है। होगा क्या, जैसे ये सन है, कोई भी सन की तरह कोई और स्टार है जिसके अंदर इस तरह का प्रोसेस चलता है, वो कुछ एक टाइम के बाद, जैसे अरबों करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, तो जो प्रोसेसेस के लिए जो उनके पास रॉ मटेरियल है ना, वो खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियस है सन के पास वो रिएक्शन नहीं होंगे, तो मतलब सन के पास लाइट नहीं होगी, है ना। तो जो वो स्टार है, जो सन है, वो क्या बन जाएगा, है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकल दूसरे चीज़ में पूछा गया है। अभी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी सन या स्टार होता है, वो उसके जो एंड होगा, लास्ट में जो उसकी लाइफ का एंडिंग टाइम होगा, तब वो उस तरह का स्टार नहीं रहेगा, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या ब्लैक होल बनेगा, या व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, या रेड जाइंट बनेगा। रेड जाइंट सबसे लास्ट स्टेज में बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या बनता है गाइस, ये मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। सबसे पहले जो है व्हाइट ड्वार्फ बनता है ना, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार बनता है, फिर ब्लैक होल बनता है, उसके बाद रेड जाइंट बनता है। अतलास रेड जाइंट होता है लाल दानव हिंदी में, है ना। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा है 2 times ऑफ द मास ऑफ सन। जब 2 times अगर किसी का हो, सन के मतलब ऐसे कोई एक सन है ना, इसमें बोला 2 times ऑफ सन, मान लो कि 2 सन एक ही सन के अंदर हो, मतलब 2 सूर्य एक सूर्य के अंदर हो, अगर ऐसी स्थिति वाला कोई स्टार हो, तो उसका एंड लाइफ में क्या नतीजा होगा, वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, है ना। मैंने अभी बताया कि चारों चीज़ें ये किसी भी स्टार को दिखाती है कि उसके लास्ट टाइम में, जब उसके एंड होगा उसके लाइफ का, तब वो किस फॉर्म में होगा, न्यूट्रॉन स्टार में होगा, ब्लैक होल में होगा, व्हाइट ड्वार्फ में, या रेड जाइंट में। तो अगर कोई 2 times है किसी का वजन सन के, वो न्यूट्रॉन स्टार में होगा। गाइस ये फालतू की फिलॉसफी नहीं चल रही है, काम की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ देखिए गाइस, ये क्वेश्चन जो अभी तक मैं इसकी बात कर रहा है कि रेन ड्रॉप्स फॉल्स फ्रॉम ग्रेट हाइट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे फॉल विद द अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ड्रॉपलेट्स, बिकॉज वो डिपेंड करती है कि डिफरेंट ड्रॉपलेट्स कि किस अल्टीमेट वेलोसिटी के साथ आ रही है और सरफेस टेंशन पर किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ रही है। तो इसका राइट आंसर होगा। और ये चीज़ें याद रखने की डिफरेंट होती है जो भी उसकी वेलोसिटी होती है डिफरेंट ड्रॉपलेट के लिए, मतलब अलग अलग बूंदों के लिए, उसकी अल्टीमेट वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटोस्टेट मशीन वर्क। फोटोस्टेट मशीन जो वर्क करते हैं वो करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पे, मतलब इमेज मेकिंग तो खैर सब में ही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ होती है गाइस, फिजिक्स में एक ब्रांच है जिसको हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी चीज़ होती है जब कोई चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है, मान लीजिए एक प्रोटॉन है, इन दोनों के जब चार्ज है गाइस, इनमें फोर्स लगती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। किसकी वजह से, इन चार्जेज की वजह से। जैसे प्लस है एक माइनस है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उनके बीच में फोर्स लगती है ना। ये फोर्स होती है अट्रैक्टिव। गाइस रूल नहीं फोर्स अट्रैक्टिव हो, अगर सेम चार्ज हो, जैसे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तब रिपेल करते हैं, ये इसको इस साइड भगाएगा, ये इसको इस साइड भगाएगा। कुल मिलाकर जो फोटो स्टेट मशीन है वो गाइस इसी प्रिंसिपल वर्क करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके साथ ही गाइस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, जब जो चार्ज मूव कर रहे हैं, जो भी मैंने बात कही यहाँ पे रेस्ट में थे, चार्ज स्टैटिक थे इसलिए। और फोटोस्टेट मशीन में भी यही चीज़ होता है कि एक ही पोजीशन पर होती है और इस पर्पज से वो काम करती है। गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
बिकॉज इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 3.2 मेगा जूल। यहाँ पे राइट आंसर दिया नहीं है तो मुझे अप्रॉक्सीमेट के हिसाब से 2 मेगा जूल लगा। अगर इसका आमतौर पे इसका जो क्वेश्चन बनता है वो जूल में पूछता है सिंपल कि 1 किलोवाट आवर इज, तो जूल में पूछता है, यहाँ पे इसको मेगा जूल में पूछा है इस पीडीएफ में, तो जूल में होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। गाइज इस जो मैंने भी चीज़ बताई ना इसको आप मतलब हमेशा अपने माइंड में कैप्चर कर लो, सेव कर लो, क्लिक कर लो, सेल्फी ले लो, कुछ भी कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चन आता ही है। मतलब मैंने जब भी टेट का एग्जाम में देखा मतलब 80% आता ही है ये। या तो मेगा जूल में पूछेगा तब आपको रखना है 3.2 मेगा जूल, अगर सिंपल जूल में पूछे तब लिखना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। गाइस जब भी आप जानते हैं कि किसी भी रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे एक खास वेलोसिटी देनी पड़ती है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। उसका राइट आंसर होता है गाइस 11 किलोमीटर पर आवर नहीं गाइस सेकंड, सॉरी 11 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या जाता है। सबसे पहले गाइस देखो, आप जानते हैं कि कोई जो हमारी अर्थ है, अर्थ के एक सर्टन लिमिट तक, जैसे 64 अर्थ के रेडियस के 64 किलोमीटर तक जो है क्या है ग्रेविटेशन फोर्स है। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल जोन या ग्रेविटेशनल एरिया से पोटेंशियल से बाहर चले जाता है, मान लीजिए इधर चले गया, उसके बाद वो फिर से लौट के इसी में नहीं आ सकता। आपने देखा कि नहीं इतने सारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं हमारे स्पेस में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? यही कारण है क्योंकि गैस ग्रेविटेशन से नीचे गिरने चाहिए थे। आपने देखो जब भी कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, कोई और मटेरियल फेंकते हैं, ऑब्जेक्ट फेंकते हैं अपने घर से, तो नीचे आ जाता है। तो गैस कंडीशन ये है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है वो सीधा ही जो है आपकी जो ऑर्बिट है, जो फाइनल ऑर्बिट है ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल की जो लास्ट बाउंड्री है उसको पार कर जाएगा। अगर आपने उसकी वेलोसिटी रखी 11 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, तो वो फिर से लौट कर वापस नहीं आ सकता। आपने देखा कितने सारे स्पेस भेजे जाते हैं, वो वापस क्यों नहीं आते? यही कारण है, उनकी जो वेलोसिटी है गाइस वो इतनी फिक्स की जाती है 11 किलोमीटर पर सेकंड। जब इस वेलोसिटी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंके, किसी भी, अगर पत्थर को भी आप फेंक सकते हैं तो इतना फेंकिए वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए गाइस, खुद भी सोचिए, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर फेंकना है, 1 सेकंड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 सेकंड में आपको 11 किलोमीटर रखना है। तो ये जो है लॉन्च पैडर से ही होता है, जैसे PSLV या कोई और लॉन्च पैडल जो भी रॉकेट पर्पज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे इसरो के द्वारा या भी नासा के द्वारा, तो मतलब उसमें इस तरह के इक्विपमेंट होते हैं जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, वो मिनिमम टाइम पे ही आपको इतना ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। और यही कारण है कि जब जहाँ पे आपको भेजना है जिस जगह पर, वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पर सेकेंड है, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया, मेन चीज़ क्वेश्चन समझाना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। तो रेनबो के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन क्या कहता है कि द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स। गाइज रेनबो तो आपने सभी सुना होगा, कितना प्यारा लगता है जब भी लगता है। तो उसका पीछे जो पर्पज़ होता है, जब भी आप कहीं पे रेनबो देखेंगे, अगर आपने आज तक कभी फील नहीं किया है तो अब कर लेना। रेनबो जिस साइड लगता है ना, जब आप रेनबो को देख रहे होते हैं तो सन जो है आपके पीछे होता है। इसको खुद भी प्रैक्टिकल फील कर लेना। जैसे यहाँ पे कोई रेनबो लग रहा है और यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आप है, ठीक है, अच्छे खासे स्मार्ट है, तो क्या होगा, जो सन होगा इस समय वो आपके पीछे होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रेनबो भी इधर और सन भी इस साइड हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप। और हम जो है रेनबो को देख रहे हैं। अब रेनबो जो है इंद्रधनुष को देख रहे हैं, यहाँ पे रेन ड्रॉप लिखा है गाइस, बूंदाबांदी। तो अब ऑब्वियसली जहाँ पे रेन ड्रॉप होगा उसी साइड ही तो रेन ड्रॉप भी होंगे ना, तब रेन ड्रॉप के ऊपर ही तो बन रहा है वो, नहीं समझ रहे हैं क्या? तो जैसे रेन वो ये है गाइज, वो कुल मिलाकर बारिश की बूंदों से ही बनता है। और कब बनता है? जब इसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है इस तरह से रेन ड्रॉप्स पे, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज। गाइज जब प्रिज्म से डिफरेंट काइंड ऑफ कलर लाइट्स को स्प्लिट किया जाता है तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म गाइज जिस तरह का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप वाइट लाइट को भी, अगर किसी और तरह की लाइट नहीं भेजने, जो सनलाइट है, अगर आप सनलाइट को, गैस सनलाइट को ही वाइट लाइट कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। जब सनलाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो इस तरह के एक अलग अलग 7 कलर में डाइवर्ट हो जाती है, जिसको बिब ग्योर कहते हैं, बिब ग्योर। तो बिब ग्योर मतलब 7 कलरों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसी फिनोमिना को डिस्पर्जन कहते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टेट में, जैसे डिस्पर्जन, डाइफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारे क्वेश्चन जब हमारी PDF में आते रहेंगे मैं आपके लिए बताता रहूँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा, इससे भी बेहतर अंदाज में, बेहतर स्थिति में। आज मैंने पहले बताया मेरा स्वास्थ्य उतना साथ नहीं दे रहा है। अ वोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ऑन।
तो कब जो है एक बोट सबमर्ज करेगी, कब करेगी, जब उसका जो वाटर है कब करेगी, व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ऑन वॉल्यूम वेट सरफेस एरिया डेंसिटी, कब करेगी, तो वो जो है जब इसका इक्वल वेट होगा तब कोई भी बोट या नाव जो है सबमर्ज होती है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योर टू वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 5 mm एंड फ्रीक्वेंसी 10 Hz आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 20 mm/s, द डिस्टेंस इन mm गाइज मिलीमीटर होता है और mm/s यहाँ पे लिख रहे हैं मिलीमीटर सेकेंड है। ओके, तो याद रखना है। बिटवीन एडजेसेंट नोड्स गाइज, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना तब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। अगर आप सब कुछ पता है तो एक क्वेश्चन पता है कितने टाइम लगना है इसमें, 5 सेकंड। देखिएगा कैसे। सबसे पहले गाइज आपको देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया, द डिस्टेंस इन mm मिलीमीटर बिटवीन द एडजेसेंट नोड्स। एडजेसेंट होता है गाइज एक के बाद दूसरा, आप जानते हैं ना वेव इस तरह की होती है ना। तो एडजेसेंट नोड्स होते हैं, मतलब या तो ये भी है इस तरह से। तो आप जानते हैं कि यहाँ से या इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लैम्बडा वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ, है ना। जब आप फिजिक्स में पढ़ा हो तब आपने देखा होगा कि कभी भी दो एडजेसेंट नोड्स के बीच को डिस्टेंस लैम्बडा कहते हैं, यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। तो बस आंसर यहीं से आ गया। आपको कुल मिलाकर क्वेश्चन में ये बताया नहीं था कि आपको नोड वेवलेंथ निकालनी है, बस आपको पता लग गया वेवलेंथ निकालना। तो सिंपल फार्मूला लगाओ वेवलेंथ का, क्या है, c/न्यू। c/न्यू क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी, वेलोसिटी यहाँ पे दिया है 20, ओके, 20 बाय और यहाँ पे जो न्यू है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है 10, तो सीधा ही 20/10 कितना, 2 इसका राइट आंसर। तो 5 सेकंड भी नहीं लगने था, आपने क्वेश्चन को ढंग से रीड किया होता। बस आपको ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, भागना नहीं है, बस आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर तो आपको कुछ भी पता नहीं था गाइस, जो मैंने भी बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ, तब तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, क्योंकि आमतौर पे यार बच्चे को भी पता होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, लैम्बडा वेवलेंथ क्या चीज़ है, बस। तो कुछ नहीं था इसमें, आपको बस कंफ्यूज करता है क्वेश्चन वाला। हमेशा चाहता है जो पेपर सेट करता है ना, एक चीज़ याद रखो, वो हमेशा चाहता है आप कन्फ्यूज़ हो। उसको ये पता नहीं है कि आप इंटेलिजेंट है या आप थोड़े वीक है, उसका एक पर्पज़ होता है कि आप कन्फ्यूज़ हो बस क्वेश्चन में, ताकि आप कन्फ्यूज होंगे, आप एक तो डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह नहीं करते, वही तो आपको चाहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उससे अच्छा आप क्वेश्चन को मैं टिक मार के आगे निकल जाओ। बस आपको पॉजिटिव रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अच्छा रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय द सन बिकॉज। आपने देखा होगा जब माउंटेन्स पे बर्फ़ पड़ती है, हिमाचल में तो बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है, तो आपने देखा भी होगा, तो वो एकदम से नहीं गलती है ना, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, व्हेन इट इज़ हीटेड बाय द सन की रोशनी की बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं करेगा उसके नमक डाल दिया, नमक से तो आसानी से पिघल जाती है बर्फ, या किसी और मेथड से, है ना। सनलाइट की बात करें तो गाइज इसलिए होता है, इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन। गाइज दो चीज़ें हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक ब्लैक कलर, एक वाइट कलर। जो ब्लैक कलर है ये ऐसा कलर है, एकमात्र कलर जो मैक्सिमम हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और वाइट कलर इसी का ऑपोजिट है, मतलब सफ़ेद कलर जो है, वाइट तो बर्फ तो सफ़ेद ही कलर की होती है ना, वाइट कलर की भाई। तो जो वाइट कलर है गाइज उसका क्या है, वो जो है सन की लाइट को, सारी की सारी को, मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वापस भेजता है वाइट कलर। तो ओके, यही रीज़न है इसका। तो तभी देखा होगा अपने सन मतलब इतना पड़ता तो ईजिली, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पिघले, पिघलता तो है, मतलब उतने अमाउंट में नहीं पिघलता है एट वंस, या एकदम से नहीं पिघलता। क्यों नहीं पिघलता, क्योंकि जो आप तो जानते हैं सन से ट्रीमेंडेंस हीट आती है, इतनी गर्म रोशनी आती है, फिर भी नहीं पिघलता। तो ये कहना है मतलब ज़्यादातर जो रोशनी उसको पिघलाने वाली थी उसको तो वाइट कलर वापस भेज जाता है, सन भेज देता है उसको वापस। तो अगर ब्लैक कलर की होती बर्फ़ तो उसी टाइम पिघल जानी थी। और यही कारण होता है जो भी आपके घर में कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, ढंग से समझिएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ओके। तो जो गाइज कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि जो खाने बना के बर्तन होते हैं, उसमें जो नीचे का तवा होता है, जिसको मतलब नीचे का जो सरफेस होता है ना, जैसे बर्तन, जैसे आपका कोई कुकर है मान लो, तो इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, जो इसके नीचे वाला हिस्सा है, जैसे जिसको गैस के ऊपर लगाएंगे आप, जैसे कोई भी यूटेंसिल दो, कुकिंग यूटेंसिल, ये ब्लैक कलर का होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है। क्यों होता है ब्लैक कलर का, या इसको ब्लैक कलर कर दिया जाता है इसलिए क्योंकि मैंने भी ऐसा बताया, ब्लैक कलर क्या होता है, जब इसके ऊपर हीट आती है ये एब्जॉर्ब करता है सारी हीट को, तो जो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एकदम से गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो खाना भी जल्दी पक जाएगा। इसी कारण से हर एक कुकिंग यूटेंसिल में आप देखिएगा, आपको पता ही होगा इस, क्योंकि आप सबके घर में तो रहते हैं आप, तो जो नीचे से वो काला कर दिया जाता है, अगर कोई नहीं भी है तो धीरे धीरे वो ब्लैक हो जाता है और खाना उसमें आसानी से बनता है। तो यही कारण है इसकी जो ब्लैक कलर है वो आसानी से जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि वाइट लाइट जो होती है या वाइट कलर जो होता है ये रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को ईजिली, इसीलिए बर्फ़ नहीं पिघलती है एट वंस। आई होप आप समझ रहे हैं यार, थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन को समझाने के लिए गाइस, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ही कंज्यूम हो रहा है।
अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द विसल्स ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन, द विसल्स हर्ड इट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बिसल उसको सुनाई दे रही है वो हायर पिच की होगी जब ट्रेन अराइव होगी, मतलब जब आ रही है तो ऐसा उसको ऐसा फील होगा कि मतलब बस नज़दीक आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो उसकी पिच है उस टाइम हाई हो जाती है, हायर पिच के कारण ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोग्राफी इज टेक्निक ऑफ। जो होलोग्राफी है गाइज, होलोग्राफी क्या है? होलोग्राफी होती है जब आप कोई नई बुक लेते हैं ना, तो आपने एक लोगो देखा होगा, एक हॉलमार्क का इस तरह का लोगो आता है बुक में, किसी भी कंपनी का हो सकता है। जब आप उसको अलग अलग कलर एंगल से देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, तो उसके अंदर का जो निशान होता है, जो भी उसका सिंबल होता है, वो अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं उसमें। तो वो क्या चीज़, तो वो कहता है कि रिकॉर्ड किया जाता है एक परमानेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फोटोग्राफ, जो कि देता है आपको एक कलर या मल्टी कलर। वो मतलब किस तरह का बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब रिकॉर्डिंग ए परमानेंट 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ ऑफ अ गिवन सिंगल कलर आइदर मल्टी कलर। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, एन आइस ब्लॉक विद अ पीस ऑफ लेड एम्बेडेड इन इट फ्लोट्स इन वाटर इफ आइस मेल्ट्स द वाटर लेवल। जैसे आपको बताया है किसी व्हीकल के अंदर एक आइस और आइस के साथ लेड का टुकड़ा रखा जाता है। मान लो कि आइस पिघल जाती है तो लेड का टुकड़ा उसमें श्रिंक हो जाएगा, गिर जाएगा, तब पानी का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज। तो आपका इसका आंसर बताना है। द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन, की हीट रेडिएशन जो होती है, हीट रेडिएशन समझ रहे हैं आप, मतलब जैसे खासतौर पे हीट रेडिएशन को समझे, जैसे मतलब हीट की रेडिएशन यार, मतलब रेज में इस तरह से ट्रैवल कर रही है। जैसे गाइस हीटर है, हीटर जैसे फॉर एग्जांपल हीटर होता है, हीटर से क्या होता है? रेडिएशन निकलती है। तो बेसिकली वो कौन सी रेडिएशन होती है? आप जानते हैं कि रेडिएशन बहुत तरह की होती है, उसे हम हीट रेडिएशन कहते हैं। उसको बताना है कि उसकी वेलोसिटी जो है वैक्यूम में क्या होगी। ओके, आपको वैक्यूम में बताना है वैक्यूम में क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। सिंपल बात है, जितनी हीट उसकी किसी वैक्यूम में होगी उतनी हीट क्या हो जाएगी? उसकी लाइट की होती है, लाइट की इक्वली होगी ना उसकी हीट। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हील्स इज। जो प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज़ किया जाता है किसको बनाने में? गियर व्हील जो होता है, गियर जो व्हीकल मतलब किसी गाड़ी के अंदर का व्हील जो टाइप होता है ना, गियर जिसको बोलते हैं, जो व्हील की तरह होता है, उसमें किस तरह का प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है? गाइस ये चीज़ मैं बता रहा था, पॉलीमर की। खासतौर आमतौर पे क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में पूछा जाता है, लेकिन कुछ एक टाइम में क्या होता है कि केमिस्ट्री क्वेश्चन भी फिजिक्स में पूछे जाते हैं। उसी का उदाहरण ये है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नाइलोन। नाइलोन एक इस तरह का प्लास्टिक होता है, जो चारों ऑप्शन है प्लास्टिक के, ये पॉलीस्टीरीन, बेकालाइट, पॉलीस्टीरीन या मेलामाइन। ठीक है, मतलब 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, जिसको हम आगे विस्तार से समझेंगे केमिस्ट्री की सीरीज़ में, क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है बेसिकली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना ही आंसर है कि नाइलॉन से ये बनाए जाते हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। गैस ओवन तो आपने जाने, जिसको कुछ एक माइक्रोवेव ओवन भी कहते हैं, जहाँ पे जिसको जिस मशीन के अंदर खाने को गर्म किया जाता है उसको कहते हैं। तो इसमें जो बेसिकली वेव यूज़ की जाती है वो माइक्रोवेव्स यूज़ की जाती है, इसीलिए कुछ एक कंपनीज का नाम ही रखा जाता है माइक्रोवेव ओवन। ओके, इसको इस तरह से आपको याद रखना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ वाटर विल। जब किसी टेम्परेचर पे 0 से 10 डिग्री के टेम्परेचर पे किसी खास वॉल्यूम के में वाटर को हम पिघलाते तो उसका क्या हो जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज एंड देन विल इंक्रीज। तो कैसे क्या, पहले उसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज करेगा, उसके बाद जो है इंक्रीज करेगा। आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसी कारण से ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, ये चीज़ मैंने पहले ही बताई, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन के अंदर की जो एनर्जी है बेसिकली, जो उसके अंदर की हीट है, जो लाइट है, जो प्रकाशमान करती है पूरी दुनिया को, पूरे नेचर को, पूरे सौर परिवार में जितने भी स्टार है या सन की तरह जो भी है, उसके अंदर गाइज यही चीज़ होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। लगातार ये कंटिन्यूस अरबों वर्षों से चला आ रहा है और आगे भी कुछ एक सालों तक चलेगा, और जब ये टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न, तो सन के अंदर की रोशनी भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलिज ट्यूब इज़ यूज टू प्रोड्यूस। जो कूलिज ट्यूब होती है गाइज, उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो एक्स रेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई। जिनर डायोड। गाइस जो जिनर डायोड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई। जिनर डायोड इस तरह का डायोड होता है गाइस, दोनों साइड चलता है, एक फॉरवर्ड बायस भी और बैकवर्ड बायस भी। आमतौर पे इस तरह का डायोड होता है जो केवल फॉरवर्ड बायस चलते हैं, बैकवर्ड नहीं। तो ये इस तरह का डायोड होता है जो बैकवर्ड भी चलता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रेगुलेटर इलेक्ट्रिक सप्लाई में। तो गाइस ये थे हमारे आज के
टॉप 30 क्वेश्चंस MCQ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो बस रिक्वेस्ट वही करना चाहूँगा, अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसको लाइक कर लें हमारी वीडियो को। इसके साथ ही अपनी राय और आशीर्वाद के तौर पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और तीसरा काम गाइस जो आपको करना ही है, ताकि आपको फिजिक्स की अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आ सके, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फेसबुक व्हाट्सएप में स्टडी ग्रुप के साथ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।